हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से गणित के अध्याय शुरू कर रहा हूं मैं। और ये जो मैथ होगी ये आपके हर क्लास के काम आएगी, चाहे आप 9वीं की बात करें या चाहे आप 12वीं की बात करें। बेसिक मैथ है। आप इस मैथ को सॉल्व करेंगे अगर मेरे साथ साथ अगर इस मैथ को आप सॉल्व करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप क्या हो जाएंगे, मैथ के मास्टर। जो आपको मैथ का डर है वो डर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, बहुत मज़े के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मज़े के साथ अपन पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा फैक्चुअल नहीं, बिल्कुल आराम से मैथ सॉल्व होगी। ठीक है, तो आज का पहला ही चैप्टर है संख्याएं। क्या है? संख्याएं, नंबर। ठीक है, अब नंबर ऐसे नहीं कि आप 0 से लेकर 10 तक 9 तक पढ़ लिए, बोल दिए कि नंबर हमको आते हैं, या गिनती याद कर लिए नंबर आते हैं। नंबर के जो फैक्ट हैं, ठीक है, नंबर के किस किस तरह से सवाल बनते हैं वो सभी सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या जानते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 0 से लेके आपकी जो संख्याएं शुरू होती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो 1 से लेके आपका जो संख्याएं शुरू हो जाती हैं 1 2 3 से लेके अनंत तक, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण धनात्मक या धन पूर्णांक। पूर्ण धनात्मक या फिर धन पूर्णांक ये हम कहते हैं। ठीक है, कहाँ से लेके? 1 से लेके अनंत तक। यहाँ आप नोटिस करेंगे तो मैंने 0 नहीं लिखा है, मैंने 0 नहीं लिखा है, क्योंकि 0 जहाँ पर लग जाता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आप बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि मैथ आप क्या हो जाएंगे? मैथ के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, मैथ को मजाक बना के रख देंगे, इतनी इजी बना दूंगा मैं। ठीक है, आप जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ और इंग्लिश आपके लिए कठिन होती है, वो मैथ और इंग्लिश आपके लिए क्या हो जाएगी? सरल। क्योंकि एक बात आप याद रखिए कि मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। आपका माइंड क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। क्योंकि जब आप मैथ पढ़ते हैं तो आप उसके साथ साथ पढ़ते हैं तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग, और आपके तर्क करने की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपका माइंड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस विकसित होता है। क्योंकि आप देखेंगे जब आपके आजू बाजू कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है तब आप क्या सोचते हैं? अरे यार कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, हमसे तो इंग्लिश आती नहीं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई फ्रेंच में बात कर रहा हो या अदर देशों की लैंग्वेज में बात कर रहा हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कोई, आप सीधे बोलेंगे अरे वो उसके देश की भाषा बोलता है, बस बात खत्म। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को ऐसे थोपा गया है हमारे ऊपर कि अगर इंग्लिश में कोई बात कर रहा हो तो हम क्या होने लगते हैं? हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है कि अरे यार इससे इंग्लिश बनती है और हमसे इंग्लिश नहीं बनती है। तो अगर आप मैथ सीखते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है, और अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो आपके ये जो दोनों सब्जेक्ट, ये जो आपके कमज़ोर हैं, इन्हीं दोनों सब्जेक्टों को हम क्या करेंगे? मजबूत करेंगे, और आपको मैथ क्या कर देंगे? मास्टर बना देंगे, मैथ और इंग्लिश दोनों के। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मैथ की। फिर आती है ऋण पूर्णांक। क्या आता है फिर? ऋण पूर्णांक। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि संख्याओं के कितने प्रकार हैं। ठीक है, बाकी फिर हम सवाल धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन पूर्णांक आपके, यानी ये पूर्ण संख्या हो गई, ये धन पूर्णांक हो गए। अब ऋण पूर्णांक की बात करें तो इनफाइनेट इस तरह से चलेगा, -3 -2 -1। ठीक है, -3 -2 -1, ये आपके होते हैं ऋण पूर्णांक। आप देखेंगे यहाँ कि ये -3 पहले आया है, -2 फिर आया है, -1 बाद में आया है, जबकि यहाँ 1 2 3 चलता है। तो दोस्तों एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो पीछे की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं? पीछे की ओर, 1 2 3। ठीक है, और जो धनात्मक होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, वो इस तरह से चलती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे हम एक लाइन लें,
ये लाइन हो गई, ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। आप यहाँ से देखेंगे तो 3 पहले आया, 2 फिर आया, फिर 1 आया, ठीक है। -1, -2, -3, यानी जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो पीछे की ओर चलती हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो आगे की ओर चलती हैं, ठीक है। फिर होती है सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। कैसे चला जाए? पूर्ण रूप से चला जाए, शेषफल कुछ ना बचे, शेषफल कुछ भी ना बचे, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। कैसी हों? पूर्णतः विभाजित हों, ठीक है। ये हो गई आपकी सम संख्या। फिर बात करते हैं हम विषम संख्या की। किस संख्या की? विषम संख्या की। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी जब हम उसको 2 से भाग दें तो क्या कुछ ना कुछ शेषफल आ जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त हो। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इन्हें हम कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या लाइटली नहीं लेना है आपको। हो सकता है आपको ये सब पता हो, लेकिन एक बार आपको रिकॉल जरूर करना है मेरे साथ। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। आता भी है आपको तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको क्या करिए? याद करिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की हम बात करते हैं? भाज्य संख्याओं की, ठीक। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 1 से, किससे? 1 से, फिर स्वयं से यानी वो खुद अपने से, और किसी अन्य संख्या से क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं। इसमें भाग दोगे आप 1 का तो 12 बार जाएगा, इसमें आप 12 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और इसी में आप 2 का भी भाग दे सकते हैं, इसी में आप 3 का भी भाग दे सकते हैं, इसी में आप 4 का भी भाग दे सकते हैं, इसी में आप 6 का भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। यानी 1 से भी विभाजित हो गई, स्वयं से भी विभाजित हो गई, और किसी अन्य संख्याओं से भी क्या हो गई? विभाजित हो गई। इन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं हम इन्हें? भाज्य संख्याएं, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम अभाज्य संख्याओं की, किनकी? अभाज्य संख्याओं की, तो दोस्तों ये 1 से तो विभाजित होती हैं, 1 से तो होती हैं, स्वयं से भी होती हैं, लेकिन ये किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें 23, किसकी बात करते हैं हम? 23। इसमें आप 1 का भाग देंगे तो 23 बार जाएगा, इसमें आप 23 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, लेकिन आप इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं। आप किसी और संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं। ये हो गई कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं सहभाज्य संख्या की। आजकल इससे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो दोस्तों सह का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ या युग्म। तो संख्याओं का ऐसा युग्म, फिर से सुनिए, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक क्या हो? उभयनिष्ठ गुणन हो, गुणज हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे हम बात करते हैं 2 और 3 की। किसकी बात करते हैं? 2 और 3 की। तो देखिए 2 और 3 को 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, और 3 को 3 गुणित 1 लिख सकते हैं। दोनों में एक क्या है? उभयनिष्ठ है। एक क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। तो सिर्फ एक उभयनिष्ठ हो, ऐसा नहीं। जैसे 6 और 8 लिख दिए हम, तो यहाँ क्या हुआ? 3 गुणित 2, और यहाँ क्या हुआ? 4 गुणित 2, तो यहाँ 2 उभयनिष्ठ हो रहा। लेकिन नहीं, हमको क्या चाहिए? जहाँ एक उभयनिष्ठ हो। क्या हो? एक उभयनिष्ठ हो। तो ऐसे शब्दों का युग्म कहलाता है सहअभाज्य संख्या। ऐसे शब्दों का युग्म कहलाता है सहअभाज्य संख्या, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप पहले संख्याओं के प्रकार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको धड़ाधड़ सभी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। फिर आती है आपकी परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या, ठीक है।
परिमेय संख्या को हम बोलते हैं भिन्न भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भिन्न भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q यानी अंश बटे हर, P/Q यानी अंश बटे हर, इस रूप में अगर लिखा जाता है दोस्तों तो उसको हम कहते हैं क्या? परिमेय संख्या यानी भिन्न। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या यानी भिन्न। ठीक है, फिर आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक दिन में सब पढ़ने का मत सोचिए, आराम से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप एक मंथ बाद बताना कि मैथ मजाक बनी या नहीं, मैथ आपसे पूरी तरह से आने लगी या नहीं। ठीक है, जितने चैप्टर हम पढ़ेंगे बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जो ना तो पूर्ण संख्या है, जो मैंने अभी पहले बताया पूर्ण संख्या वगैरह, और ना ही वो परिमेय संख्या है। तो वो क्या है? तो वो इस रूप में लिखी जाती है, अंडर रूट के रूप में। अंडर रूट 2 लिख दीजिए, अंडर रूट 3 लिख दीजिए, अंडर रूट 5 लिख दीजिए, इस तरह से अनंत तक जाने दीजिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब आपको याद रखना है, यहाँ मैं अगर अंडर रूट 4 लिख दिया तो इसकी वैल्यू होती है 2। क्या वैल्यू होती है? 2। तो आप उसको अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता वो होती हैं अपरिमेय संख्या, जो सदैव किस में रहती हैं? अंडर रूट में रहती हैं। ठीक है, काहे में रहती हैं? अंडर रूट में रहती हैं। बात करें हम वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, यानी दोनों की मिला के जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या। ये दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बता दी क्या संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। मैंने आपको क्या बता दिया कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। अब हम देखेंगे इनसे जुड़े सवाल और अब आएगा आपको मज़ा, और हम दो दो लाइनों में आप खुद देखेंगे कि हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्याएं नंबर हैं तो 0 से लेके 9 तक, ठीक है, उन्हीं को लिखने के प्रकार हैं जो प्रकार मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इन संख्याओं से जुड़े हुए कम से कम 13 से 14 प्रकार के प्रश्न आते हैं। 13 से 14 प्रकार के प्रश्न, प्रकार बोला मैंने, 13 से 14 प्रश्न नहीं कहा। ठीक है, इन संख्याओं के चैप्टर से 13 से 14 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक एक करके सभी प्रकारों को देखने वाले हैं। पहला प्रकार है संख्याओं के योग के आधार पर, संख्याओं के योग के आधार पर, संख्याओं के योग के आधार पर। ठीक है, कैसे कैसे? तो ये भी देखते, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4, इसको 60 तक लेके जाइए और इसका लिख दीजिए योग कितना होगा। ठीक है, आपसे पूछ ले कि 1 से 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ ले। आपसे पूछ ले कि 2 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 2 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर 69 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 3 के, फिर पूछ ले आपसे 3 के 10 गुणज का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे वही मैंने लिखा, संख्याओं के योग के आधार पर आपसे योग निकालने को बोला जाए। ठीक है, तो इसका फार्मूला है दोस्तों कि पहले तो आप निकाल लीजिए कुल संख्या। क्या निकाल लीजिए? कुल संख्या। कैसे निकालेंगे ये कुल संख्या? इसको डेनोट किया जाता है n से। क्या, किससे डोनेट किया जाता है? n से। हमको निकालना है कि 1 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अभी आपको पता है क्योंकि 1 से लेके 60 तक की गिनती है, मतलब 60 संख्याएं हैं। लेकिन मैं बात करूं कि 2 से लेके 80 तक कितनी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तब आपको काउंट करना पड़ेगा। आपको 1 से लेके 69 तक बोल दूं तब आपको काउंट करना पड़ेगा। आप एक एक करके काउंट करें कि 1 3 7 9 11 13, इससे बेटर होगा कि आप 2 मिनट में एक फार्मूला लगाइए 30 सेकेंड का, आप उससे निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद
अपॉन, ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे आप, प्लस में क्या लिख देंगे 1, प्लस में क्या लिख देंगे 1, और नीचे लिख देंगे आप सार्व अंतर। सार्व अंतर, अब आपको पता होना चाहिए अरे ये सार्व अंतर होता क्या है। तो देखिए आप ये जो संख्याएं लिखी हैं, मान लीजिए ये संख्याएं लिखी हैं, आप किसी भी दो के बीच का अंतर निकाल लीजिए, 4 में से 2 घटा लीजिए, या फिर 4 से 6 घटा लीजिए, या 6 से 8 घटा लीजिए, कहीं से भी आप दो संख्याओं को घटा लीजिए। जैसे मैं घटा लूँ 4 में से 2 को, तो आया क्या 2, यही होता है सार्व अंतर। अंतर हो गया यानी 4 से 2 घटाया, इसको बोला जाता है अंतर। किसी चीज को माइनस करना क्या होता है, अंतर। सार्व लिखा है क्योंकि यही अंतर, ये 2 का अंतर ही सभी संख्याओं में है। 2 में 2 जुड़ा तो 4 आया, 4 में 2 जुड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जुड़ा तो 8 आया, 8 में 2 जुड़ेगा 10 आएगा, 10 में 2 जुड़ेगा 12 आएगा। इस तरह से वो संख्या कहाँ तक चलेगी, 80 तक। यानी सभी संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 2। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर। जब आपको ये श्रेणी दी जाती है तो आपको ये याद रखना है कि वहां पे हमेशा यही होगा कि एक ही सार्व अंतर आएगा, चाहे आप किसी भी संख्या को घटा लें, ठीक है, चाहे आप किसी भी संख्या को घटा लें। अब आपके पास आ जाएगा, इसका आप मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा n, आपके पास क्या आ जाएगा n। और जब आपके पास n आ जाएगा तो आप एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन में क्या लिखेंगे 2, अपॉन में क्या लिखेंगे 2, और गुणे में क्या आ जाएगा n, ठीक है, गुणे में क्या आ जाएगा n। अगर आपको कैमरे की वजह से यहाँ नहीं दिख रहा हो तो लिखा है यहाँ अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन 2 इंटू n, ठीक है, अपॉन 2 इंटू n। अब आपके पास ये 2 फार्मूले हैं। अब देखिए आप कि हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सीरीज लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 नंबर वाली। अभी पहले अंतिम पद क्या है इसका 69, तो 69 माइनस प्रथम पद क्या है 1, प्रथम पद क्या है 1, ठीक है, बटे में लिखना है आपको सार्वंतर। सार्वंतर कितना है 2, सार्वंतर कितना है 2, और फिर यहाँ है प्लस 1। तो इसको अगर आप घटाते हैं तो आएगा 68, कितना आएगा 68 अपॉन 2 करेंगे प्लस 1। इसको काटे आप तो ये आया आपका 34, और 34 और 1 होता है 35। आपको n की वैल्यू मिल गई, यानी आपको पता चल गया कि 1 से लेके 69 तक कितनी संख्याएं हैं 35। 1 से लेके 69 तक कितनी विषम संख्याएं हैं 35। 1 से लेके 69 तक कितनी विषम संख्याएं हैं 35, ठीक है, आपको मिल गया ये। आप इसमें रखेंगे अंतिम पद फिर वही 69 प्लस प्रथम पद यानी 1 अपॉन 2 इंटू 35। अब कीजिए आप, ये हुआ 70/2, ये हो गया 35, ये आया 35, ये आया 35, 35 का 35 से गुणा कर दीजिए, जो होगा आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 35 पंचे हो गया 175, हासलाई हो गया 17, और 35 त्याई हो गया 105, 105 और 17 हो गया आपका 122, यानी 1225 इसका क्या होगा आंसर। आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा 1225, ठीक है। किसका आंसर 1 से लेके 69 तक की विषम संख्याओं का आंसर, ठीक है, 1 से लेके 69 तक की विषम संख्याओं का योग, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 के 10 गुणज निकालिए, 3 के 10 गुणज। तो जब गुणज की बात होगी दोस्तों, तो आप एक चीज मानिए कि 3 गुणे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 3 के बीच में 3 का गैप, ठीक है। सीरीज कैसी बनेगी 3, 6, 9, इस तरह से कितने बार बोला है 10 बार, यानी जाएगी कहाँ तक 30 तक, कहाँ तक जाएगी 30 तक। 10 गुणा जो बोला है 3 धाम 30, इस तरह से आपकी सीरीज बन गई। अब आपको निकालना है कि इन सब का योग क्या होगा। तो आप देखिए कि इन सब के बीच में 3 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो सार्वंतर आपको मिल जाएगा 3, कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो आपको अभी तो ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 गुणज की बात हुई है, यानी n आपको बता दिया कि कितनी संख्याएं हैं
10 संख्याएं। 10 गुणज की बात हुई है, यानी आपको बता दिया कि कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। आपको पता चल गया अंतिम पद क्या होगा, 30, क्योंकि 3 धाम 30, और प्रथम पद तो आपको पता है 3। ठीक है, आप सीधे इसमें वैल्यू पुट कीजिए। योग बराबर अंतिम पद यानी 30, प्रथम पद यानी 3 बटे 2 गुणित n का वैल्यू 10, n की वैल्यू 10। अब आप करेंगे तो ये हो गया 33, कितना हो गया 33/2, 33/2 इंटू 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 33 गुणित 5, 33 इंटू 5 आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16, यानी 165 होगा इसका आंसर। क्या होगा, 165 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये दो फार्मूलों को याद करने से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग, जो संख्याएं क्रम से आती हैं, यानी दो सम संख्याओं की बात करें तो 2 के बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं की जब बात होगी तब आप इस दो फार्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 13 से 14 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक प्रकार मैंने आपको बता दिया, क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालना है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालना है ये हम बता दिए। आप इसी तरह से जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिखा था जिनको मैं नहीं बताया, अब आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई मैथ की बुक है तो उसी तरह के और भी क्वेश्चन लेकर आपको 2-4 क्वेश्चन करना है, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरा प्रकार है कि जोड़ी गई संख्याओं। कैसी संख्याओं, आपसे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करने को बोले, उदाहरण देके हम बताएंगे, तो इसको पहले लिख देते हैं, जोड़ी गई संख्याओं से कोई संख्या ज्ञात करना, कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये कैसे करते हैं तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अभी इसके पहले आप क्या किए, योग निकालिए। अभी क्या किए आप, योग निकालिए। आपको संख्याएं दी गई थी, आपने क्या किया, योग निकाला। अब आपको योग दिया जाएगा, अब बोलेगा क्या निकालिए आप, संख्या। तो आपको कैसे पूछेगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग का योग 24 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 24 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य वाली संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करना है, मध्य वाली ज्ञात करना है आपको। तो इसका भी एक लाइन का फार्मूला है, क्या है, योग बटे n। क्या है आपका, योग बटे n। तो सबसे पहले इसको अभी 2 प्रकार से समझिए दोस्तों। अभी तो आपसे पूछा है कि मध्य वाली ज्ञात कीजिए, मध्य वाली ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम वाली ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या करिए, प्रथम वाली ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत, क्रम से आती हैं। कैसी संख्याएं हैं, क्रम से आती हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ क्रमागत संख्याएं लिखा है तो सेम आपको चलना है 12, 13, 14। ठीक है, 3 संख्याएं पूछा है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मध्य की जगह प्रथम पूछे तो आपको कैसे करना। ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं क्रम से जो आती हैं। मान लीजिए आपने मध्य वाली, इस फार्मूला को लगा के मध्य वाली निकाल ली। 13 से आप 1 घटाएंगे क्योंकि या तो क्रम से रही है, तो 13 से अगर आप 1 घटाते हैं तो 12 आया, ये हो गई प्रथम संख्या। क्या हो गई, प्रथम संख्या। आपसे पूछे अंतिम संख्या क्या है, तो आपको पता है 3 संख्याएं हैं, बीच वाली हम निकाल लिए, यानी तीसरी अब क्या हो गई, 14 हो गई। तीसरी कैसी हो गई, 14। आपसे 5 संख्याओं का अगर बोलता है तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 11 होगा। अब आपसे पीछे से दूसरी पूछ ले, यानी दूसरी सबसे बड़ी पूछ ले, तो आप इसको बोल देंगे। आपको सबसे बड़ी पूछे तो ये बोल देंगे, आपको दूसरी सबसे छोटी पूछे तो आप ये बोल देंगे, और सबसे छोटी पूछे तो ये बोल देंगे, क्योंकि आ तो क्रम से ही रही है, क्रमागत संख्याओं की। लेकिन यही अगर बोल दे कि 3 सम क्रमागत संख्याएं या विषम क्रमागत संख्याएं, तो फिर आप कैसे लिखेंगे। अगर सम की बात होती है और बीच वाली आप निकाल लिए 12, तो 12 के पहले जो सम संख्या आएगी वो आएगी 10, उसके पहले जो आएगी वो आएगी 8, और यहाँ आएगी 14, यहाँ आएगी 16। अब आपसे जो पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं। सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होगा,
2 का। कितने का डिफरेंस होगा? 2 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस होगा? 2 का। विषम संख्याओं की अगर बात होती, यहाँ आया 13 तो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 17, यानी यहाँ भी कितने का डिफरेंस? 2 का। फर्क बस इतना है कि ये सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। अब आपसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप वैसा आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या जब आप निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ लिखा है कि 3 है कि 5 है कि 7 है कि 9 है कि 11 है, आप उतनी संख्या बना लीजिए, बीच की आपकी निकल गई है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आपका कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ तो सीधे पूछ लिया है कि मध्य वाली संख्या क्या है, तो ठीक है दोस्तों, निकालिए आप। योग क्या दिया है आपको? 24। योग क्या दिया है? 24। और n कितना दिया है आपको? 3। तो 3 अट्ठा क्या हो गया? 24 हो गया। बीच की संख्या आ गई आपके पास 8, यानी इसके पहले एक रही होगी 7 और इसके बाद एक आएगी 9, इसके बाद आएगी 9। ये हो गया सेंटर। आपसे मध्य वाली पूछा तो आप सीधे लिखिए 8। आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, आप बोलिए 9। आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, आप बोलिए 7। इस तरह से आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है? आंसर करना है। ठीक है, मध्य वाली आप निकाल लेंगे, उसके हिसाब से आप इस तरह लिख लीजिए और फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा आप उस हिसाब से क्या कर दीजिए? आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो मैथ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। आप इतना पढ़े, आप क्या निकाल लिए? मध्य की संख्या। अब आप आगे का पढ़ेंगे, आगे का पढ़ने के पहले आप ऐसे लिख लिए, और जब आप ऐसे लिख लेंगे ना तब आपसे जो पूछा है आपको टिक तो करना। मध्य की पूछा तो ये, सबसे बड़ी पूछा तो ये, और सबसे छोटी पूछा तो ये। टिक करने में कितना टाइम लगना है? ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना। आप मैथ को एक साथ पढ़ के कभी सॉल्व नहीं कर सकते। आप पूरा का क्वेश्चन, अभी तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, मैथ में 4-4 लाइन के जब क्वेश्चन आएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए आप मैथ को एक एक लाइन से सॉल्व करिए और मैथ आपसे बन जाएगी। ठीक है, एक और प्रकार देख लेते हैं आज। ठीक है, एक और प्रकार हम देख लेते हैं। कैसा प्रकार? कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग। ठीक है, ये आप देख लीजिए। आप याद रखिए एक चीज़, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूले बता रहा हूँ, लेकिन फार्मूले के साथ साथ 1-2 सवाल इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। इसके बाद हम पूरा अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, तो अभी फार्मूला सिखाने के लिए मैं एक 2 एग्जाम्पल भी आपको देते जा रहा हूँ। तो आपसे पूछे कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग क्या होगा, तो दोस्तों वर्ग बोलते हैं जब किसी की पावर 2 हो। क्या हो? 2 हो। और घन बोलते हैं जब किसी की पावर क्या हो? 3 हो। किसी की पावर क्या हो? 3 हो। वर्ग का मतलब कि x गुणा x और क्यूब का मतलब x गुणे x गुणे x। ठीक है, उसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा कहलाता है घन, और उसी संख्या का उसी से 2 बार गुणा कहलाता है वर्ग। ठीक है, अब आपसे पूछ ले, कभी लिखा आ जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिए और 80 के स्क्वायर तक सॉल्व करिए। क्या करिए? सॉल्व करिए। आप बताइए कि इन सब का योग क्या है? सब का योग क्या है? 1 से लेके 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? अब आप एक एक से सॉल्व करेंगे तो लग जाएंगे घंटों। एक एक से करते हैं तो क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करिए कि एक लाइन के फार्मूला याद करिए, n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फार्मूला आप याद करें। ठीक है, n आपका होगा जो अंतिम पद होगा। n क्या होगा आपका? जो अंतिम पद होगा वो होगा n। ठीक है, आपको याद रखना है जो अंतिम पद है n की वैल्यू वो है। जैसे यहाँ 80 है तो आप रखिए यहाँ 80 प्लस 1 2 गुणित 80 प्लस 1 अपॉन 6। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 80 गुणित 81 गुणित 161 अपॉन 6। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इस फार्मूले से 1 से लेके 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं आप तो। ठीक है, तो आप सब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घनों की क्या कहानी है। घनों की क्या कहानी है? ठीक है,
तो घनों की कहानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से आप चलते हैं अगर 30 के क्यूब तक, तो इसका फार्मूला है दोस्तों कि n प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर 2, इसका होल स्क्वायर क्या 2। सेम यहाँ भी अंतिम पद क्या होगा n होगा, यानी 30 क्या होगा n होगा। वैल्यू रखेंगे आप 30 प्लस 1/2, इसकी होल पावर 2। ठीक है, अब आप करते हैं 30 गुणित 31/2, इसकी होल पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की क्रमागत संख्याओं की। कैसी संख्याओं की? क्रमागत संख्याओं की। आपने देखा 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। ठीक है, दोनों उदाहरणों में आपने यही देखा। लेकिन अगर बात हो जाए कि 60 तक की सम संख्याओं, किसकी? सम संख्या, तो आपको तो पता होगा कि यहाँ तो जो अंतर होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, इस तरह से सम संख्याएं चलती हैं। और इसी तरह से कैसी संख्याएं चलती हैं? विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसी तरह से चलती हैं। तो सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1, n प्लस 2 क्या अपॉन 6। ये होता है सम संख्याओं के लिए, 60 तक की सम संख्याओं के लिए। अब मैंने क्या कहा कि n क्या है? जो आपका अंतिम पद दिया है। आपको अंतिम पद क्या दिया है? 60 तक, यानी 60 तक ही जाना है हमको। अंतिम पद आपका हो गया 60। ठीक है, सेम बात करें विषम संख्याओं की, तो n प्लस 1, n प्लस 2/6, सेम इसका भी है। इसका भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों के फार्मूले एक ही हैं। बस आपको याद ये रखना है कि n क्या है? अंतिम पद है। n क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, n क्या है? अंतिम पद है। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, और फिर हम आगे के अब सवाल करेंगे। ठीक है, कैसे सवाल करेंगे? तो आज हमने आपको इतने उदाहरण बता दिए हैं। आपको करीब हमने 4 से 5 प्रकार के फार्मूले बता दिए कि इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में आपको 6 से 7 तरीके और बताऊंगा। तो एक वीडियो में आपको मैं सारे तरीके बता दिए कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी सवाल एक साथ लेंगे। एक साथ कैसे? जैसे अभी मैं आपको प्रकार के हिसाब से बता रहा हूँ सवाल, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? प्रकार के हिसाब से बता रहा हूँ सवाल। फिर मैं आपको कैसे बताऊँगा कि सारे सवाल मिक्सअप, प्रकार नहीं दिए रहेंगे, सिर्फ सवाल लाएंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। और आप देखना, एक बार अगर फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उन सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए। और मैंने बताया कि ये जो है ये आपके सभी एग्जाम के लिए मैं बेसिक में, मैं ऐसा नहीं कि आपको 11वीं की अलग पढ़ा दूँ, 12वीं की अलग, सभी के लिए है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, सबका हो जाएगा, सबकी मैथ होगी। चाहे समाकलन अवकलन की बात करें या किसी भी चीज़ की, हम चैप्टर वाइज सब पढ़ेंगे, पूरी मैथ, एडवांस मैथ भी और बेसिक मैथ भी। ठीक है, तो सबके काम आएगी, चाहे आप 9वीं की बात करें या 12वीं की। आप अगर ये सोचे कि मैं 12वीं की पढ़ा दूं तो मैं 12वीं की भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका बेसिक मैं मानता हूं कि अभी कमज़ोर है, इसलिए मैं बेसिक से एडवांस में आएंगे, हम सीधे एडवांस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ, और ये कंपटीशन में भी काम आएगी। ठीक है, कंपटीशन में तो आना ही आना है ये। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आप सब इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।